नमस्कार, राज्यसभा टेलीविज़न के कार्यक्रम मीडिया मंथन में आपका स्वागत है। मैं हूं उर्मिलेश। मीडिया मंथन में आज हम चुनाव सुधार और मीडिया पर बात करेंगे। देश विदेश के बहुत सारे समाजशास्त्री और विशेषज्ञ मानते हैं कि भारत जैसे बड़े देश में लोकतांत्रिकरण के विकास, विस्तार और करप्शन पर अंकुश के लिए किसी नोटबंदी, कैशलेस इकॉनमी या नए नए तरह का एंटी करप्शन तंत्र बनाने से भी ज़्यादा ज़रूरी है यहाँ की सामाजिक, आर्थिकी और चुनाव प्रक्रिया में ज़रूरी बदलाव करना। विकास को शेयर मार्केट के उछाल और ग्रोथ रेट के सरकारी आंकड़ों के बजाय समाज के मानव विकास सूचकांक यानी बेहतर शिक्षा, बेहतर स्वास्थ्य और रोजगार विस्तार से जोड़ना। समाज और अर्थतंत्र में बदलाव का सवाल बहुत बड़ा और जटिल है, जिस पर आज़ादी के बाद से अब तक अनेक विमर्श सामने आए हैं, पर हमने ज़्यादातर को दरकिनार कर सन 1990-91 में 9 उदारवादी आर्थिक सुधारों को अंगीकार किया। लेकिन राजनीतिक तंत्र में सुधार, खासकर चुनाव सुधार का मसला अब भी कमोबेश अनुत्तरित और असंबोधित है। इसलिए आज हम अपनी चर्चा के केंद्र में सिर्फ चुनाव सुधारों को रखेंगे कि हमारे मीडिया ने इन जरूरी सुधारों को कितना जरूरी समझा है, उसे कैसे कवर किया है, कितनी तवज्जो दी है। मीडिया मंथन में इस विषय पर चर्चा के लिए स्टूडियो में मौजूद हैं 4 खास मेहमान। हमारे साथ हैं एडीआर के संस्थापक सदस्य जगदीप एस छोकर, जो अहमदाबाद स्थित प्रबंधन संस्थान में प्रोफेसर रह चुके हैं। हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार प्रदीप सिंह। हमारे साथ हैं डीएनए के वरिष्ठ संपादक इफ्तिकार गिलानी और कॉलमनिस्ट सबा नकवी। बातचीत की शुरुआत प्रदीप सिंह हम आपसे करेंगे। हम ये समझना चाहते हैं कि हमारे देश में आर्थिक सुधारों को इतना महत्व मिला कि पूरे देश में मीडिया ने, अगर 91 से लेकर आज तक देखा जाए, तो आर्थिक सुधारों पर बहुत सारा कंटेंट केंद्रित है। हम बार बार कहते हैं कि इस देश में आर्थिक सुधारों पर आम सहमति है, खासकर जब विवाद चल रहे थे कि आर्थिक सुधार देश के लिए किस तरह का होना चाहिए, कैसा सुधार होना चाहिए। लेकिन राजनीतिक सुधारों पर, और उसमें भी खासकर चुनाव सुधारों पर, शायद मीडिया ने उतना उसको गंभीरता से, उसको उतनी तवज्जो के साथ नहीं लिया। आखिर क्या वजह पाते हैं आप? देखिए, मेरा मानना है कि आर्थिक सुधार जो 1990 में 91 में शुरू हुए, अगर उनके साथ चुनाव सुधार हुए होते तो आर्थिक सुधारों का ज़्यादा लाभ ज़्यादा लोगों तक पहुंचता। क्योंकि जब तक राजनीतिक दल और जो भी सत्तारूढ़ दल है खास तौर से, और कॉरपोरेट घराने जो हैं, उनके बीच के संबंध परिभाषित नहीं होते, उनके बीच के संबंधों में एक पारदर्शिता नहीं आती, तब तक किसी भी आर्थिक सुधार का पूरा फायदा मिलना मुश्किल है। राजनीतिक दलों ने, आप देखिए, 1947 के बाद से या 1950 में संविधान बनने के बाद से लगातार इसको रजिस्ट किया है, और इसमें सब पार्टियां शामिल हैं, कोई अपवाद नहीं है। सभी पार्टियों बीच बीच में लेफ्ट अलग एक रुख लेता रहा है, लेकिन बाकी सभी पार्टियां चुनाव सुधार के नाम पर पीछे हो जाती हैं। मीडिया ने क्यों किया ये बताना बड़ा मुश्किल है, लेकिन एक तरह से राजनीतिक दलों का साथ दिया। लेकिन इफ्तिकार गिलानी, मैं यही सवाल बार बार, एक यक्ष प्रश्न हम लोग अक्सर मीडिया के लोग, राजनेताओं से, विद्वानों से, विभिन्न क्षेत्रों के कल्चरल एक्टिविस्ट से, हर तरह के लोगों से हम यक्ष प्रश्न पूछते रहते हैं, लेकिन अपना यक्ष प्रश्न हम भूल जाते हैं। हम यही समझना चाहते हैं कि इस देश में गोस्वामी कमेटी, दिनेश गोस्वामी कमेटी की बात मैं कर रहा हूँ 90 की, उससे भी पहले बहुत सारा काम हुआ। जयप्रकाश नारायण जी ने इनिशिएट किया एक दौर में, जिसको काफ़ी हद तक कई मामलों में माना गया कि बहुत महत्वपूर्ण पहल है। कुछ चीज़ें इम्प्लीमेंट भी हुई। वोहरा कमेटी बनी, हालांकि वो दूसरे इश्यूज़ को लेकर बनी थी, लेकिन इलेक्शन के लिए जो रिफॉर्म्स के जरूरी कुछ बात थी उसमें भी शामिल थी। इंद्रजीत गुप्ता कमेटी बनी 98 में। लॉ कमीशन रिपोर्ट आई 99। नेशनल कमीशन टू रिव्यू द वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये था 2001 में। उसमें भी बहुत सारी इश्यूज़ वेंकट चलैया साहब ने रिकमेंड किया था। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने बहुत सारे इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के लिए प्रपोज की चीज़ें। सेकेंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन आया। लेकिन मीडिया में यह जो बड़ा इशू है वो क्यों उस तरह तवज्जो नहीं पाया, ये बड़ा एक यक्ष प्रश्न है। हम इकोनॉमिक रिफॉर्म, जिसमें गांव, कस्बा, शहर, समूची आबादी इन्वॉल्व है, और हम बार बार कहते रहे बिना किसी उनकी सहमति के कि इस पर आम सहमति है राष्ट्र में, लेकिन चुनाव सुधार पर किसी तरह की सहमति की बात हम क्यों नहीं करते रहे, हम यह सहमति बनाते क्यों नहीं रहे? अगर समझते हैं लोग कि मीडिया का काम समझ बनाना,
लोगों को एजुकेट करना है, तो आखिर मीडिया ने इस पर कितना किया है? ये जो चुनाव सुधारों की जो प्रतिक्रिया हैं उसमें जो काफ़ी इसमें चीज़ें हैं, इसमें जो सबसे अहम चीज़ जैसे क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स के ऊपर तो मीडिया ने अच्छा खासा काम किया है। और मीडिया ने उसको जो एन वोरा कमेटी की जो रिपोर्ट थी या इंद्रजीत गुप्ता कमेटी की रिपोर्ट थी, मीडिया ने एटलीस्ट क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स के ऊपर और जो पॉलिटिकल पार्टीज़ को जो फंडिंग आती है उसके ऊपर तो मीडिया ने अच्छा खासा कवरेज तो दे दिया है। लेकिन एक चीज़, जो पॉलिटिकल पार्टी जब खुद ओपेक हों, पॉलिटिकल पार्टीज़ में जब खुद ट्रांसपेरेंसी ना हो, तो उस ट्रांसपेरेंसी न होने से जो है उस पर भी फ़र्क पड़ता है कि मीडिया को इन्फॉर्मेशन मिलना भी बहुत मुश्किल होता है। और दूसरी चीज़ ये है कि हमारे यहाँ एक सिस्टम जो पॉलिटिकल पार्टीज़ का है, हम सबसे पहले मुझे लगता है कि हमें एक चीज़ जो है हमारे भारत में एक चीज़ अवेलेबल सिस्टम जो है डेमोक्रेसी का, ये मेरे ख्याल में बहुत अच्छा सिस्टम है, बेहतर सिस्टम है। अकाउंटेबिलिटी और चेक्स एंड बैलेंसेस हैं वहाँ पर हर जगह पर। लेकिन रिप्रेजेंटेटिव कैरेक्टर ऑफ द पार्लियामेंट जो है, मेरे ख्याल में हमें उस पर भी तवज्जो देनी पड़ेगी, क्योंकि हमारे यहाँ रिप्रेजेंटेटिव कैरेक्टर जो पार्लियामेंट का है 31% पर कोई 282 सीटें लेकर आ जाता है, लेकिन कोई 3% वोट पर जो है किसी के पास 49 सीटें हैं, लेकिन 4% वोट जो है उसके पास कोई सीट नहीं है। मेरे ख्याल में इस चीज़ पर भी जो है हमें, क्योंकि अब जो ज़्यादा अवेयरनेस जो आती जा रही है ग्राउंड लेवल पर, कोई भी वर्ग जो है अगर उसको जो है आप डिसएम्पावर रखें, पार्लियामेंट से बाहर रखें, वो एक बहुत बड़ा एक चैलेंज हो सकता है नेशनल सिक्योरिटी के लिए। मुझे लगता है हमें पार्लियामेंट के इस रिप्रेजेंटेटिव कैरेक्टर के ऊपर भी अब बहस करनी चाहिए। और मेरे ख्याल में लेकिन सवाल इस बात का है, हम उन इश्यूज़ को नहीं कह रहे हैं कि वो रिलेवेंट नहीं है। हमारा बस ये कहना है सभा कि अगर इफ्तिकार कह रहे हैं कि नहीं मीडिया ने इश्यूज उठाए हैं, लेकिन मुझे माफ़ करेंगे जगदीप साहब कि इनके ऑर्गेनाइजेशन का वजूद ही बताता है कि मीडिया ने चुनाव सुधारों को लेकर वो रिसर्च, वो मेहनत, वो अच्छे काम नहीं किए जो दूसरे क्षेत्रों में किया। टेररिज्म को लेकर, कम्युनलिज्म को लेकर, सिनेमा को लेकर, कारपोरेट को लेकर, क्रिकेट को लेकर मीडिया में जो कवरेज दिखता है, आप इलेक्टोरल रिफॉर्म्स पर अगर आप एक स्टडी कर लें, आप पाएंगी कि जब कभी कुछ इलेक्टोरल रिफॉर्म्स पर लिखना है, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, चाहे वो विजुअल हो, चाहे वो रेडियो का इशू हो, हर जगह इन दिनों जब से एडीआर है तब से एडीआर की स्टडी को कोट किया जाता है। बिल्कुल। मीडिया का अपना कोई थिंक टैंक, मीडिया की अपनी कोई स्टडी नहीं, मीडिया का अपना कोई रिसर्च नहीं, एक्सेप्शंस को छोड़कर। कैसे देखती हैं इसको? आप सही कह रहे हैं कि हम लोग बार बार इनको कोट करते हैं। एडीआर का जो मटेरियल है, इसकी 2-3 वजह हैं। एक, नंबर 1, मीडिया कोई भी कॉम्प्लेक्स इशू जो पब्लिक पॉलिसी से अगर वो बहुत ही अहम नहीं बन जाता है डेली लाइफ से, उसको कवर नहीं करती है। क्रिमिनल्स इन पॉलिटिक्स, जैसे इफ्तिकार ने कहा, वो हम लोग, मैं खुद जाके बहुत गुंडों से, महाबली से, सबसे मिल चुकी हूँ, शाहबुद्दीन से लेके जो मैं 4-5 नाम आपको देती हूँ। क्रिमिनल्स इन पॉलिटिक्स, उनके स्पेसिफिकेशंस, उनके एम्पायर, उन्होंने कैसे पैसा बनाया, वो सब कवरेज होता है। लेकिन आप किसी एडिटर के पास जाएं, मैं खुद अपना उदाहरण देती हूँ, जब आउटलुक मैगजीन में जब मिस्टर मेहता जब वहाँ चलाते थे, आप कहिए कोई भी कॉम्प्लिकेटेड इशू जो पॉलिसी से लिंक्ड है, वो कहते थे बोरिंग। कौन पढ़ेगा? हाँ, बोरिंग शब्द कहते थे, दिस इज बोरिंग, यू नो। अब वो इट वाज अ लिबरल मैगजीन, लेकिन कॉम्प्लिकेटेड इश्यूज नंबर 1 मीडिया नहीं कवर करना चाहती है। दूसरी बात ये है कि डोमिनेंट खासकर जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया होती है, इसकी बहुत वजह हैं। मैं ये नहीं कहती कि पत्रकार इस तरह हैं। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर जो भी रूलिंग पार्टी है उस पर फोकस रहता है, उन पे बहुत प्रेशर आता है, और कोई भी कैंपेन इस तरह का इलेक्ट्रॉनिक मीडिया शुरू नहीं करेगी। हर चीज़ इस तरह दिखाते हैं जिससे जो भी रूलिंग पार्टी हो, आज एक है, कुछ साल पहले दूसरी थी, उसके फायदे में हो। कुछ हद तक ये भी टेंडेंसी है मीडिया की। तो इसका मतलब आप ये कहना चाहती हैं कि मीडिया संस्थान और राजनीतिक जो व्यवस्था है, जो इस्टेब्लिशमेंट है, कहीं ना कहीं दुराभिसंधि है। ये बड़े इश्यूज हैं, इसमें कोई शक नहीं है। जगदीप साहब, आप इसको कैसे देखते हैं, क्योंकि आप मीडिया से बाहर के हैं और आपका संस्थान इस देश में चुनाव सुधार के लिए जो सक्रिय थिंक टैंक है, जो सक्रिय लोग हैं, उनको रिप्रेजेंट करता है, कैसे आप देखते हैं? देखिए, पहली बात तो मैं शायद मीडिया के बाहर का नहीं हूँ, मैं भी मीडिया में लिखता हूँ, मीडिया पे आता हूँ। दूसरी बात यह है कि मीडिया के बारे में कुछ कहने से पहले मैं ये बता दूं कि हमें मीडिया से कोई एतराज़ या नहीं है, क्योंकि मीडिया ने हमें अच्छा खासा कवरेज दिया, बहुत कवरेज दिया। लेकिन एक स्वतंत्र
टिप्पणीकार के नाते मैं ये ज़रूर कहूँगा कि मीडिया इस देश में स्वतंत्र नहीं है। स्वतंत्र इसलिए नहीं है कि जैसे सभाजी ने कहा कि रूलिंग पार्टी और मीडिया के बीच में कुछ सांठगांठ ज़रा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग शब्द हो जाता है, लेकिन कुछ है रहती है जी। एक तो उससे स्वतंत्रता खत्म होती ये है। आज की बात नहीं, हमेशा से। नहीं जी, मैं भी पूरी बात कह रहा हूँ। दूसरी बात यह है कि मीडिया पिछले 10-15 सालों में मीडिया का जो कॉर्पोरेटाइजेशन हुआ है उससे बहुत असर पड़ा है। क्योंकि अगर आपका मालिक कोई बड़ा बिजनेसमैन है या बिजनेस हाउस है तो आपको ये देखना पड़ेगा कि ना तो उनको नुकसान हो और अगर उनको फ़ायदा हो जाए तो और भी अच्छा। तो मेरा एक बड़ा फेवरेट ये फ्रेज़ है कि द बिजनेस ऑफ जर्नलिज्म हैज़ किल्ड द प्रोफेशन ऑफ जर्नलिज्म। तो जो मीडिया का धंधा है जिसमें मुनाफा कमाना पहला काम है, जनता को इन्फॉर्मेशन देना, जनता की ओपिनियन को ठीक रास्ते पे लाना, वो बात की बात है। जैसे सभाजी ने कहा, विनोद मेहता जैसे अच्छे जर्नलिस्ट भी ये कहते थे कि ये बोरिंग है। तीसरी बात यह है जो सभाजी ने कहा कि मीडिया इन डेप्थ कवरेज नहीं कर पाता क्योंकि अब मीडिया हो गया बाइट वाला। तो हेडलाइन भी होनी चाहिए और ट्विटर पे भी आना चाहिए। 140 कैरेक्टर से बाद की बात है तो कोई सुनेगा नहीं। तो आप क्या देखते हैं, क्या मीडिया ने अगर प्रोएक्टिव होकर इलेक्टोरल रिफॉर्म्स, खासकर पॉलिटिकल पार्टीज की फंडिंग के सवाल पर अगर ज़्यादा कवरेज दिया होता तो आपका काम ज़्यादा आसान होता? देखिए, पॉलिटिकल पार्टी की फंडिंग एक बात है, हाँ। पॉलिटिकल पार्टियों में आंतरिक लोकतंत्र होना उससे भी बड़ी बात है। अगर राजनीतिक दलों में आंतरिक लोकतंत्र हो, इंटरनल डेमोक्रेसी हो, तो पॉलिटिकल फंडिंग अपने आप ठीक हो जाएगी। अभी भी हम लोग जो पॉलिटिकल फंडिंग के पीछे पड़े हैं वो इसलिए है कि हमें ये लगता है कि राजनीतिक, हम क्या मतलब, आप सब लोग, पूरा देश ये समझते हैं कि राजनीतिक दल पॉलिटिकल फंडिंग को ट्रांसपेरेंट या थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट करने को शायद तैयार हो जाएं, इसलिए लोग उसके पीछे लगे। असली मामला है कि लोकतंत्र है देश में, लोकतंत्र के चलाने वाले सबसे बड़े स्तंभ और सबसे बड़े यंत्र राजनीतिक दल हैं। वो खुद ही लोकतांत्रिक नहीं है और टोटली अलोकतांत्रिक हैं, तो लोकतंत्र चल ही नहीं सकता। इस चीज़ पे मीडिया गौर अगर करे तो ज़रूर कुछ हो, लेकिन जैसे मैंने कहा और सबने कहा कि मीडिया की अपनी मजबूरियां हैं, तो स्वतंत्र मीडिया मैं समझता हूं अभी इस देश में नहीं है। अब थोड़े बहुत ये वेबसाइट वगैरह कुछ नए आए हैं जी। अब वो कितने दिन चलेंगे ये देखना पड़ेगा। वो कुछ अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन जो प्रिंट मीडिया और टेलीविज़न मीडिया है मुझे तो उससे ज़्यादा उम्मीद लगती नहीं। खासकर बड़े हाउसेज, बड़े जितने बड़े उतने ही कमज़ोर। मैं समझता हूं कि जितने बड़े उतने ही कमजोर। आखिर ये क्यों ऐसा है? ये जो अंदर की गत्यात्मकता है, जो अंदर का द्वंद्व है मीडिया संस्थानों के अंदर, पत्रकारिता और ओनरशिप के बीच का। मीडिया नेट बने हुए हैं, बहुत सारी ट्रीटीज बनी हुई हैं, बहुत सारी ओनरशिप का, टेलीविज़न एक ही आदमी के पास है, अखबार एक ही आदमी के पास है, अब तो बहुत सारे लोग वेबसाइट भी वही कंट्रोल कर रहे हैं। तो ये जो एक संकट है, एक चुनौती है मीडिया के सामने। हम इन सवालों पर फिर बातचीत करेंगे अपने मेहमानों के साथ, एक छोटा अंतराल। मीडिया मंथन की आज की चर्चा में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं चुनाव सुधार और मीडिया। भारत में राजनीतिक सुधारों को लेकर, खासकर चुनाव सुधारों को लेकर मीडिया ने कैसे उसको देखा है, मीडिया कैसे देख रहा है और कैसे देखना चाहिए था। इफ्तिकार गिलानी, हमने देखा है कि हाल के वर्षों में बहुत सारे बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस हर साल बड़ी बड़ी समिट करते हैं, बड़े बड़े सम्मेलन करते हैं। उनमें देश के टॉप पॉलिटिकल लीडर्स, टॉप कॉरपोरेट कप्तान और विभिन्न क्षेत्रों की बड़ी हस्तियां आमंत्रित की जाती हैं, कभी सिनेमा की, कभी फैशन की, कभी खेल की, खासकर क्रिकेट की। लेकिन हर समिट का एक एक विषय होता है हर साल। मैंने नहीं देखा कि कभी चुनाव सुधार किसी भी मीडिया समिट का विषय रहा हो। क्या भारत में चुनाव सुधार, भारत में राजनीतिक सुधार बड़ा एजेंडा नहीं है जिस पर मीडिया को तवज्जो देनी चाहिए थी?
देखिए, जो सभा ने जो भी बात की है उसको सपोर्ट करते हुए मैं ये कह खुद हम मीडिया के हम मीडिया में काम करते हैं। मीडिया एक इवेंट कवर करता है। मीडिया को जो है ये मीडिया एक प्रोसेस को कवर नहीं करता है। अगर आप प्रोसेस को लेकर या पॉलिसी को लेकर आप कहीं जाएं एडिटर के पास, वो कहेगा ये ऐसे है और ऐसे जो है लोगों को जो है आकर्षित नहीं करेगा, लोगों की इमेजिनेशन को ये कैच नहीं करेगा। अल्टीमेटली मीडिया जो है, जो जगदीप साहब ने भी कहा, मीडिया एक बिज़नेस है। मैं एक इंसिडेंट आपको बताता हूं। अभी पिछले साल जो है एक स्टेट में जब इलेक्शन था, वहां 2 मेजर न्यूज़पेपर्स थे। एक नेशनल पार्टी जो इलेक्शन लड़ने के लिए वहां पर आई थी, वो एक न्यूज़पेपर को रोज़ 7 लाख रुपए का ऐड इशू करती थी, दूसरे न्यूज़पेपर को 5 लाख रुपए का ऐड इशू करती थी। तो उसी बीच में उनका एक स्टार कैंपेनर जब वहाँ पर आए तो एक न्यूज़पेपर ने, दूसरे न्यूज़पेपर ने जो है एक न्यूज़ दे दी कि इनके स्टार कैंपेनर के जो जलसा जुलूस जो था, उसमें जो लोग जो थे उनको हायर करके लाए गए थे, उनमें जो है कोई पार्टिसिपेशन बहुत ज़्यादा नहीं था उस जुलूस में। तो नेक्स्ट डे से उस पॉलिटिकल पार्टी ने उस न्यूज़पेपर को एड्स बंद कर दिए। तो जाहिर सी बात है 2 दिन में जो है उस न्यूज़पेपर के एडिटर को उस पॉलिटिकल पार्टी के दरवाजे पर आकर आना पड़ा, उनसे माफ़ी मांगनी पड़ी ताकि उसके एड्स जो है दोबारा से रिस्टोर हों। अगर इस तरह की सिचुएशन में आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं एक मीडिया, एक जो है न्यूज़पेपर्स या जो भी कोई जो है इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के हवाले से, क्योंकि सबसे अहम चीज़ यह है दैट इज़ पॉलिटिकल पार्टीज़ की फंडिंग है। पॉलिटिकल पार्टीज़ को फंड कहाँ से आता है? मुझे याद है हमारे यहाँ बचपन में, मुझे याद है हमारे स्टेट में नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है साल में एक बार उनके लीडर्स ग्राउंड पर आते थे, स्ट्रीट्स में आते थे और चंदा जमा करते थे। अब आजकल जो है कौन पैसे देता है, कौन उनको फंडिंग करता है, कुछ पता ही नहीं है ना। वहाँ पर कम से कम एटलीस्ट उस स्टेट में कोई इंडस्ट्री भी नहीं है जो उनको फंड करे। ये फंड आता कहाँ से उनके पास है, कौन उनको इलेक्शन लड़ता है, कैसे इलेक्शन लड़ते हैं वो, ये बहुत बड़ा एक इशू है। प्रदीप सिंह कैसे देखते हैं इस पहलू को? क्योंकि दोनों ओर समस्या है। जो इफ्तिखार गिलानी साहब कह रहे हैं वो आधा सच है जी। सवाल यह है कि उस राजनीतिक दल ने या सत्तारूढ़ दल ने दबाव डाला, हम झुकने को तैयार हैं, हम वो विज्ञापन लेने के लिए कॉम्प्रोमाइज़ करने को तैयार हैं, इसलिए वो ऐसा कर पाए। अगर अखबार मिलकर ये तय कर लें कि हम नहीं झुकेंगे, हम जो सही है वही रिपोर्ट करेंगे, तो कौन झुका सकता है? देखिए, एक बात समझनी चाहिए कि अगर बिजनेस घराने अखबार निकाल रहे हैं तो उनका मूल उद्देश्य मुनाफा कमाना, अपने व्यापार को बढ़ाना है। उनके लिए जो है सेकेंडरी चीज़ है मीडिया। तो जब तक इस नेक्सस को नहीं आप तोड़ेंगे तब तक ये शिकायत रहेगी, इस तरह की बातें होती रहेंगी। सवाल यही है बिजनेस मॉडल मीडिया का, देखिए और पॉलिटिकल पार्टीज का पॉलिटिकल फंडिंग या पब्लिक फंडिंग या जो भी कह लीजिए, जो उनका फंडिंग का नेचर है वो, और आपका जो बिजनेस मॉडल है वो, क्या दोनों के बीच जो द्वंद्व है वो कैसे देखती हैं, या दोनों के बीच जो सहयोग है उसको कैसे देखती हैं? देखिए, एक तो बहुत बड़े मीडिया की बात हम कर सकते हैं, खासकर इफ्तिकार की बात के कॉन्टेक्स्ट में मैं पूछ रहा हूं। छोटे स्टेट्स में जो कुछ अखबार निकलते हैं ओनली फॉर पॉलिटिकल एक्सट्रैक्शन, कुछ अखबार पैदा होते हैं कि उनको चुनाव के समय, तो मीडिया में वो आप सबसे बेहतर जानते हैं किस तरह का पेड न्यूज़, किस तरह का करप्शन है मीडिया में, और लोग अपने आप को जर्नलिस्ट प्रोक्लेम करते हैं, वो छोटे अखबार निकालते हैं सिर्फ कि उनको थोड़ा पैसा मिले। लेकिन छोटे अखबार में नहीं, बड़े अखबारों में भी हो रही है। और कुरैशी साहब जब निर्वाचन आयुक्त थे, निर्वाचन आयुक्त जब थे, उन्होंने बाकायदा इस बारे में सरकार को आगाह किया कि क्यों एक कानूनी पहल जरूरी है कि केवल वही लोग पकड़े जा रहे हैं जो पैसा दे रहे हैं, या उन पर कभी कार्रवाई की बात हम लोग कर सकते हैं, लेकिन जो ले रहे हैं पैसा उन पर कुछ नहीं। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, लेकिन मैं एक और पहलू पर हम फोकस करते हैं, पॉलिटिकल पार्टी। जहां तक मुझे याद है सिर्फ एक दौर था जब पॉलिटिकल पार्टी की फंडिंग के बारे में कुछ बातचीत हुई, और वो था जब आरटीआई को लागू करना चाहिए, उस पर कैंपेन चला कुछ हद तक। और फिर वो भी दौर था जब अन्ना मूवमेंट और आम आदमी पार्टी वाला फिर से फोकस आया कि पॉलिटिकल पार्टीज की फंडिंग आरटीआई के अंदर आनी चाहिए। तो वही उसके बाद ये बात पूरी ख़त्म हो गई। और अगर आप राज्यसभा का प्रोफाइल देखें तो बस अब उद्योगपति, बिजनेसमैन, ये सब आ रहे हैं राज्यसभा में। जगदीप साहब कैसे देखते हैं इस पूरे पहलू को जो अभी डिस्कस कर रहे हैं हमारे तीनों पत्रकार? पहली बात तो सभा जी ने कहा कि आरटीआई में पॉलिटिकल पार्टियों की फंडिंग लाने की बात खत्म हो गई। बात खत्म नहीं हुई, बात हम लोग सुप्रीम कोर्ट में लेके गए हुए हैं जी, और खत्म होने नहीं देंगे जी। दूसरी बात यह है कि इफ्तिखार जी ने बिल्कुल सही कहा, ये सच्चाई है। और आपने कहा कि छोटे अखबार ही पेड न्यूज़ नहीं करते, शुरू तो बड़े अखबार से ही हुआ था, सबसे बड़े अखबार से शुरू हुआ था। लेकिन दूसरी बात यह है, और आपने जो कहा प्रदीप जी ने, कि हम झुकने को तैयार हैं। कौन झुकने को तैयार है?
जो मैं यही कहता हूं कि जो जर्नलिस्ट अपने आप को समझते हैं और वाकई में जर्नलिस्ट हैं, जिनको मीडिया की बदनामी से तकलीफ होती है, दुख होता है, ये जिम्मेदारी उनके ऊपर आके पड़ेगी और पड़नी चाहिए। जो प्रोक्लेम करते हैं, जैसे सभा ने कहा, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, वो तो नौकरी कर रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, धंधा कर रहे हैं, बिजनेसमैन हैं। लेकिन जो अपने आप को प्रोफेशन से जर्नलिस्ट समझते हैं और जर्नलिज्म के बारे में उनको कुछ एहसास है, फीलिंग्स हैं, भावनाएं हैं, उनको कुछ करना पड़ेगा। और ये मैं बात बहुत बरसों से कह रहा हूं, लेकिन इफ्तिकार जो जगदीप साहब कह रहे हैं प्रोफेशन की बात, जो जर्नलिज्म और मीडिया संस्थान की ओनरशिप के बीच में जो एक गहरी दरार है, जिस तरह भारत में संपादक नाम की संस्था लगभग समाप्ति की तरफ है, हमारे किसी भी संस्थान में ओम्बुड्समैन नाम की कोई चीज़ नहीं सिवाय एक हिंदू के, जहां रीडर्स एडिटर एक है। तो ऐसे दौर में जब मीडिया इस तरह की स्थितियों का शिकार है, आप कैसे देखते हैं कि जर्नलिस्ट कोई प्रेशर बनाएगा अपने अपने संस्थान पर? ये मैं समझ मैं आऊंगा देखिए, ये कैसे संभव है? आप जो है ये जब न्यूज़ एक मैगजीन जब आप खरीदते हैं, एक मैगजीन 460 या 480 रुपए वो मैगजीन तैयार होती है और आप 20 रुपए वो मैगजीन खरीदते हैं। एग्जैक्टली। एक न्यूज़पेपर संडे का जो है 52 रुपए में तैयार होता है, आप 4 रुपए और 5 रुपए में उसको खरीदते हैं। तो जाहिर सी बात है आपका जो खर्च जो है वो तो कोई ना कोई तो पे करता है उसको, और वो पे करने वाला जो है जब तक है वो तब तक जो है, जब तक आप न्यूज़पेपर 60 रुपए में खरीदने की आदत डाल दीजिए, आप 480 रुपए में जो है मैगजीन खरीदने की आप आदत डाल दीजिए, तो जाहिर मीडिया भी फ्री हो जाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं से तो जाहिर से जो पैसा दे देता है वो पैसा तो ऐसे ही तो नहीं देगा, उसको तो कुछ ना कुछ तो चलो पूरा 100% तो नहीं कर इफ्तिकार, हम बिल्कुल अब समापन की तरफ हैं, लेकिन जगदीप छोकर साहब, हम एक चीज़ समझना जरूर चाहते हैं आपसे, खासकर कि नोटबंदी के इस मौजूदा दौर में ये सवाल मीडिया के एक हल्के में उठा है कि भाई नोटबंदी आई थी कि भाई करप्शन दूर होगा, बहुत सारी जो चीज़ें थीं समाज में, खासकर जो काला धन था उस पर अंकुश लगेगा। हम उस पर जजमेंटल नहीं होना चाहते, हम अभी फैसला नहीं सुनाना चाहते, और न हमारे पास कोई ठोस तथ्य हैं बहुत सारी चीज़ों के। लेकिन आम तौर पे मीडिया के कुछ एक हलकों में कहानियाँ आ रही हैं कि राजनीतिक जो दल हैं, अगर उनके अर्थतंत्र को आप नहीं सुधारते, उनके फंड लेने के तौर तरीकों को आप नहीं पारदर्शी बनाते, तो नोटबंदी में सिर्फ जनता को आप बता रहे हैं कि भाई ये आदर्श बनो, ऐसे करो वैसे करो, लेकिन अपने लिए आप कुछ भी नहीं कर रहे हैं। इस पहलू को कैसे आप देखते हैं, और क्या आपको लगता है कि मीडिया को इसे और तवज्जो देनी चाहिए थी? देखिए, इस पहलू पे 10-15 लेख तो मीडिया में मैं लिख चुका हूँ, हिंदी में और अंग्रेजी में जी, टेलीविजनों पर जा के कह चुका हूँ। लेकिन सवाल सिर्फ ये है कि मीडिया, आपने कहा कि इसके हमारे पास ठोस तथ्य नहीं है, ये तो तथ्य है कि रेवेन्यू सेक्रेटरी ने कहा कि राजनीतिक दल जितना मर्जी पुराने नोट में जमा करवा दें, उनसे कोई कुछ नहीं पूछेगा, जबकि आम साधारण नागरिक को 2.5 लाख से ज़्यादा करेंगे तो होगा। फिर 2.5 लाख पर भी होगी पूछताछ। हाँ, तो फिर उसकी कोई एक स्पष्टीकरण आया। वो स्पष्टीकरण ये था कि कानून कोई नहीं बदला है, जो पहले कानून थे वही चल रहे हैं। ये किसी मीडिया वाले की कहने की हिम्मत नहीं हुई कि पुराने कानून में, इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 13A में और रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट के सेक्शन 29C में पुराने और नए नोट का तो जिक्र है ही नहीं। तो पुराने कानून में नए नोट और पुराने नोट की बात ही नहीं है। तो जब ये छूट दी जा रही है राजनीतिक दलों को, ये किस लिए दी जा रही है? ये सिर्फ इसलिए दी जा रही है कि उनके पास जो अनअकाउंटेड पैसा है उसका इलाज हो जाए। और मैं तो ये कहता हूं कि ये राजनीतिक दलों को खुल्लम खुल्ला एक निमंत्रण दिया गया कि आप काले अपनी ब्लैक को व्हाइट करें, अपनी ब्लैक को नहीं, आपकी भी ब्लैक को व्हाइट कर दें, जो उनको दे। आपने उनको 20 करोड़ रुपए दिए सुन लीजिए, आपने 20 करोड़ रुपए दिए अनअकाउंटेड मनी के जी। वो पहले तो आपके कृतज्ञ हो गए कि भाई पैसे दिए गए हमें। अगले 3-4 महीने में आपने उनको बिल दे दिए कि सर्विसेज रेंडर्ड के लिए मुझे 10 करोड़ दो। 10 करोड़ आपको चेक में मिल गए, 10 करोड़ उनके पास। ये सिलसिला तो जारी रहेगा। प्रदीप सिंह, हम बिल्कुल खत्म कर रहे हैं अपना कार्यक्रम, लेकिन अंतिम बात आप जो कहना चाहते थे कुछ कहें, और खासकर जगदीप छोकर ने जो भी कहा उसके कॉन्टेक्स्ट में। छोकर साहब जो कह रहे थे ना कि ऐसे लोगों को, पत्रकारों को, मीडिया के लोगों को खड़ा होना पड़ेगा जो बोल सकें इस पर। मेरा मानना है कि ऐसे लोगों की ही वजह से अभी तक विश्वसनीयता
पत्रकारिता की बची हुई है। जब संपादक इस आधार पर नियुक्त होगा, उसके राजनीतिक दल से या सरकार में कितने लोगों से मीडिया की संबंध है। विश्वसनीयता पर कहें। बस एक चीज जी, मैं कहना बिल्कुल। चाहती हूँ, आप बताइए कि जब जो मैं कह रही थी कि मीडिया का जो गवर्नमेंट सरकार के साथ जो हम लोग बार बार प्रधानमंत्री के चाय वाला ओरिजिन्स की बात करते हैं, क्यों नहीं मीडिया में डिबेट्स होते हैं कि 2014 में सबसे महंगा इलेक्शन कैंपेन हुआ था? क्यों नहीं हम लोग बात और उसके करते आंकड़े हैं कि किस दल ने कितना खर्च किया था? भी हैं, वो इलेक्शन कमीशन में जो उन्होंने फाइल बिल्कुल की, बिल्कुल उसके एडीआर की वेबसाइट पर और है। जब हम इलेक्शन लोग कमीशन कहते के हैं कि कौन से कॉर्पोरेट के हवाई जहाज में कोई शख्स इधर गए उधर मैं गए, समझता ये हूं सब कि क्यों नहीं हम लोग बात ये करते हैं? ये प्रश्नों की लंबी फहरिस्त है जिन पर विचार जरूर किया जाना चाहिए, लेकिन सीमित समय में आप चारों लोगों ने इन तमाम पहलुओं को उठाने की जिस तरह कोशिश की है, मैं समझता हूं कि स्टूडियो से निकल कर ये बहस समाज में होनी चाहिए और समाज के हर एक हलके में जितने स्टेक होल्डर्स हैं सभी इन प्रश्नों पर ईमानदारी के साथ सोचें, क्योंकि भारतीय लोकतंत्र का संभवतः ये सबसे बड़ा यक्ष प्रश्न है। इन्हीं शब्दों के साथ आप चारों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए राज्यसभा टेलीविज़न।